नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 30 अप्रैल 2022 तारीख है। डियर थर्ड सेमेस्टर 2022 के पेपर चल रहे हैं। इससे पहले साइंस का पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं एक ही वीडियो में। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम मैथ के सब पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी नंबर 1 से, जिसमें पूछा गया था लॉग बेस में 381 बराबर 4 का घातांकीय रूप जो है वो क्या होगा। हमेशा मैंने आपको बताया है कि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर जो है वो पूछा जाता है। और आपको करने का तरीका क्या होता है, जो भी यहाँ पर बेस में वैल्यू दे रखी होती है इसको आप सबसे पहले लिखते हैं, जो बराबर के उधर होती है उसको आप घातांक में चढ़ाते हैं, और बराबर में इधर वाली वैल्यू उधर जो है वो ले जाते हैं। तो 3 की घात 4 बराबर 81 आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर दे रखा है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तरीका ये भी होता है, अधिकतर इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं 3 की घात 4 आप देख लीजिए 81 के बराबर एक अकेला यही जो है वो ऑप्शन होगा भी, बाकी कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि इसमें जो बदलने को आते हैं कभी ऐसे ऑप्शन नहीं दिए जाते जिनका मान जो है वो गलत आए। दूसरा प्रश्न था कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में वही धन 3 गुना हो जाएगा। मैंने इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताए थे। एक फॉर्मूला केवल बताया था और कहा था याद कर लीजिएगा, उससे बाहर से क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाता। फॉर्मूला था आपका T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस वन और N2 माइनस वन। अब यहाँ पर जो T1 है, ये पहला समय T1 यहाँ पर क्या है, देखिए साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में, तो पहला समय क्या है 5 वर्ष है, तो T1 की जगह आप 5 रख दीजिए, बटे T2 की वैल्यू क्या है, कितने वर्ष में पूछ रहा है तो T2 निकालना है, तो T2 को ऐसे रहने दीजिए, बराबर N1 की वैल्यू क्या होगी, N क्या है गुना होता है, N मतलब कितना गुना है, तो T1 के लिए गुना कितना है, कह रहा है 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी 2 रख दीजिए, 2 माइनस 1, और बटे में N2 कह रहा है कितने वर्ष में वो धन 3 गुना हो जाएगा, तो N2 की जगह 3 गुना 3 रख दीजिए, -1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो इधर बचेगा 5 बटे T2 बराबर 1 बटे 2। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 होता है, यानी T2 की वैल्यू 10 वर्ष आ जाएगी, 10 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो मात्र इस छोटे से फॉर्मूले से कब कैसे भी क्वेश्चन आए कि कोई एक धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना, T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाता है, तो यही क्वेश्चन रख दीजिए। सेम क्वेश्चन एक ऐसा आता है जब वहां पर आपको ब्याज के संदर्भ में दिया जाता है, लिखा रहता है कि जब साधारण ब्याज पहली बार N1 गुना होता है, दूसरी बार N2 गुना होता है, तब वहां पर आप जो T दे रखा है इसकी जगह R लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका। व्यंजक आपका कह रहा था कि पी स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका गुणनखंड कुछ नहीं करना था। चारों ऑप्शन में अगर आप देखिए कि दोनों को गुणा करके कौन सी वैल्यू प्राप्त हो रही है, अगर पहले ऑप्शन को आप चेक करेंगे, पहला ऑप्शन कह रहा है पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए, इसको गुणा करिए और देखिए क्या जो प्रश्न में पूछ रहा है वो आ रहा है कि नहीं। सबसे सिंपल तरीका है, तो पी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर को ए से गुणा करेंगे, यहां माइनस का साइन है इसलिए माइनस आएगा पी स्क्वायर ए, और यहां पर अगले फिर सी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और उसके बाद सी स्क्वायर को ए से गुणा करेंगे माइनस का, तो माइनस का सी स्क्वायर ए। और यही सेम देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखिए तो इधर सेकंड नंबर पे लिखा है, फिर माइनस ए सी स्क्वायर, तो माइनस ए और सी स्क्वायर यहाँ नीचे देख रहे हैं, बस थोड़ा आगे पीछे किया गया है, और माइनस आपका लास्ट में ए पी स्क्वायर जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो बस आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। गुणनखंड करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप इसमें कॉमन ले लीजिए, स्टार्टिंग के जो यहाँ पर 2 नंबर देख रहे हैं इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, जो शेष बचे उसको लिख दीजिए, और उसके बाद सेम चीज यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, उसके बाद जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। एक तरीका वो होता है, एक तरीका मैंने आपको ये बताया जो भी आपको आसान लगे। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है यदि a बराबर x अनुपात x एक सम संख्या है और x की वैल्यू जो है x लिखा है ग्रेटर देन 9, यानी x की वैल्यू जो है वो 9 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए, तो कौन कौन सी सम संख्याएं हो जाएंगी जो कि 9 से ज्यादा नहीं होगी। एक संख्या यानी इसको बराबर में लिख देते हैं, a जो है a की बराबर, एक तो संख्या 2 आपकी सम संख्या है, 4 आपकी सम संख्या है, 6 आपकी सम संख्या है, 8 आपकी सम संख्या है। अब कह रहा था 9 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, तो यहीं तक रखिए। बी की वैल्यू क्या कह रहा है, 7 दे रखी है, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, 8 दे रखी है, और कह रहा है बी माइनस ए, यानी बी में से एक को घटा दीजिए, तो बी में से एक को अगर आप घटाएंगे तो 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, तो ये घट जाएगा। उसके बाद देखिए 4 यहां पर है, यहां नहीं है, 3 यहां पर है, यहां नहीं है, नहीं 4 तो यहाँ है ना, 4 से 4 घट जाएगा, 7 और 3 आपका नहीं है, तो आपका जो b माइनस ए की वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो 7,3 जो है प्राप्त होगी, जो कि सी थर्ड वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर दे रखा है। घटाने में क्या होता है, जो भी वैल्यू दे रखी होती है बाद वाले से, बाद में जो वैल्यू आपकी नहीं है उससे
घटाकर लिख देते हैं। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न में b माइनस ए पूछा गया है कि a माइनस बी, यहाँ पर b माइनस ए पूछा गया था, इसलिए हम b में से a को घटा रहे हैं। अगला लास्ट बहुविकल्पी था, केंद्र क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उनके बीच में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उनके में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए, एक वृत्त आप ऐसे ले लीजिए जिसमें 5 सेंटीमीटर जो है वो आप दर्शा सकते हैं, दूसरा एक और वृत्त ले लीजिए जिसमें आप 3 सेंटीमीटर दर्शा सकते हैं। इनके जो बिंदु है इसमें 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है डिस्टेंस, और कह रहा है कितनी स्पर्श रेखा उनके में खींची जा सकती है। उनके में यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। देखिए, तो ऐसा जब भी प्रश्न आता है तो इसमें 4 आपकी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची जाती है, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची जाती है, और एक स्पर्श रेखा आपकी यूं तिर्यक रेखा खींची जाती है, और एक इधर से। इसका एक चित्र भी है, मैं आपको दिखाता हूं। इस प्रकार से हमेशा जब भी वृत्त ऐसे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि ये गोला बड़ा है एक गोला छोटा है तो आपका ये ऊपर वाली रेखा ही केवल जाती है, नहीं। एक गोला बड़ा छोटा है फिर भी कुल मिलाकर आपकी एक स्पर्श रेखा यू टच करते हुए जाती है, एक इधर से जाती है, और दो आपकी तिर्यक जाती हैं जो इस प्रकार से आपकी जो है वो जाती हैं। तो कुल मिलाकर तो अगर बात करें तो 4 स्पर्श रेखाएं होती हैं। पर यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ बोल रहा है, इसमें कुल नहीं वर्ड यूज नहीं किया गया, इसमें लिखा है कि तो उनके में कितनी स्पर्श खींची जा सकती है। तो उनके से मतलब क्या हो सकता है, उनके से मतलब हो सकता है उनके मध्य हो सकता है वर्ड। अगर उनके मध्य की बात करें तो अगर इनके मध्य हम कहें तो ये तो ऊपर वाली स्पर्श रेखा बाहरी से जा रही है, तो मध्य में तो देखा जाए तो ये दो रेखाओं को हम मान सकते हैं। तो इनके हिसाब से वैसे तो यहाँ पर प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है, तो मध्य अगर हम अपने आप से एज्यूम कर लें तो हम दो वाले ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन में जो दो दे रखा है इस वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि लिखा है ना उनके में कितनी स्पर्श रेखाएं। या तो अगर यहाँ पर मिसप्रिंट होगा, ये उनके की जगह उनमें लिखा होगा कि उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तब आपका आंसर यहाँ पर 4 सही होगा। अब आपने क्या लगाया ठीक कमेंट में अवश्य बताइएगा। बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, इसी प्रकार आपके लिए हम आगे भी मेहनत करते रहें। तो छठा प्रश्न आपका है कि बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है। अरे बहुत से लोग चालू खाता खुलाते हैं, सबको पता होगा ये चालू खाता में ब्याज नहीं मिलता है, तो यही आपका सही होगा। जो बचत खाता होता है उसमें मिलता है, चालू खाता में नहीं मिलता है। सातवां प्रश्न, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशि जो है सामग्री उपलब्ध है। सेम यही क्वेश्चन आपका जो है आ चुका है, ये शायद 2017 बैच या 2018 बैच में एक बार आया था, शायद यही डिजिट थी, या मेरे ख्याल से शायद नंबर उसमें चेंज थे। तो ये क्वेश्चन हमने आपको करके बताया है कैसे आप कर सकते हैं। इसे आप रेशियो मान के कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ छात्र लिखिए, जब आप डीएलएड के लेवल पर, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, इधर लिख देते हैं। जब आप डीएलएड के लेवल पर सॉल्व करते हैं तो ऐसे सारी चीजें लिखकर आप दर्शाते हैं। एक तरफ छात्र लिख लीजिए, एक तरफ जो है वो दिन लिख लीजिए, और आप पहले लिखेंगे ऊपर कि छात्रावास में छात्रों की संख्या बराबर 300, अवकाश के कारण बाहर गए छात्र जो है वो आपके लिखा है 200 चले गए तो बराबर 200, शेष छात्र कितने हैं तो 300 में से 200 घटाएंगे तो आपका बचेगा 100। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, छात्र के नीचे आपका 300 लिखेंगे, और उसके बाद जो बचे हैं उसके बाद 100 लिखेंगे, और यहाँ पर दिन 300 छात्र थे वो 15 दिनों के लिए, और शेष आपका जो 100 थे उनको हम x मान लेते हैं। 100 कहां से आया आपको समझ में आया, इन 300 छात्रों में से हमने 200 को घटाया है, क्योंकि ये शेष छात्र आप यहां से जो है वो निकालेंगे। शेष छात्र बराबर आप क्या करेंगे, 300 माइनस जो है वो 200, तो आपका मान यहां से 100 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब 300 छात्रों के लिए 15 दिन और 100 छात्रों के लिए x दिन। अब यही हम इसको रेशियो में बदल लेते हैं, तो 300 अनुपात x समानुपात, और यहां पर जो 15 है इसको ले लीजिए और अनुपात में x ले लीजिए। समानुपात सॉल्व करना मैंने आपको बताया है कि अंदर अंदर आप गुणा कर दीजिए, बाहर बाहर गुणा कर दीजिए। तो यहां पर गुणा करेंगे तो 300 को 15 से गुणा करेंगे, अरे हमने इसको आगे पीछे लिख दिया, एक मिनट इसको सही कर दे। 300 अनुपात, रेशियो एक ही साइड रखेंगे हम, 300 अनुपात 100, हाँ अनुपात वाले ये छात्र वाले एक तरफ रखेंगे, समानुपात 15 अनुपात x, क्योंकि आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है समानुपात का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू यहां लिखी हुई है इसका संबंध यहां वाले से होना चाहिए ना, क्योंकि छात्रों के सामने ही दिन। अब यहाँ पर देखिए 300 के सामने 15 लिखा है, हमने 300 के सामने x लिखा है, तुरंत हमने गलती पकड़ी तो हमने इसको क्या किया, x इधर कर दिया और 15 उधर कर दिया। अब देखिए 300 के सामने x यहाँ पर 15 आ रहा है, 100 के साथ x आ रहा है, तो ऐसे आप चीजों को चेक भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं करने का तरीका। तो हमने बताया कि अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, तो आप गुणा करेंगे तो 100 गुणे x बराबर 300 गुणे 15।
अब यहां से x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगी, 300 गुणे 15 बटे 100, और यहां से दोनों जीरो को काट देंगे, 15 यहाँ कितना होता है, 45 होता है, तो 45 दिन आपका आंसर यहां से निकल करके आ जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं लास्ट में कि 100 छात्रों के लिए जो भोजन बचेगा, भोजन सामग्री चलेगी, वो आपकी 45 दिन जो है वो चलेगी। अगला प्रश्न था 14 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल और शेषफल आपको जो है वो बताना था। तो आपको x प्लस 3 को ऐसे लिखना है, और भाग जो विधि हमने डायरेक्ट देखी है उस प्रकार से आप यहाँ पर 14, अच्छा थोड़ा सा नीचे से लिख देते हैं ताकि ऊपर लिखने में आसानी रहे, x प्लस 3 14, अच्छा ये एक चीज आप यहाँ पर x की वैल्यू है तो हम 14 ना लिख करके इसको तो आगे पीछे कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ इधर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है ना 14 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर को इधर कर लिया प्लस 7x और प्लस 14। अब x हम देखेंगे यहाँ पर कितनी बार में जाएगा कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो x को x से गुणा कर दीजिए तो आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये 3 भी आपका ऊपर x से गुणा होगा तो ये 3x आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये नीचे चिन्ह बदल जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 7x नीचे 3x हो गया, तो 7x में से 3x कट गया तो 4x 5x 6x 7x, यानी 4x आपका जो है वो बचेगा। अब जो 14 लिखा हुआ है इसको भी उतार लेते हैं। अब हम x को कितनी बार में ले जाएं कि 4x आ जाए, तो 4 बार में ले जाएं तो आपका 4x यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, और प्लस x इसी 3 को भी 4 से गुणा करेंगे जितना हमने बार में ले गए हैं, तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे तो 4x प्लस का माइनस का कट जाएगा, 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 शेषफल बचेगा। प्रश्न में पूछ क्या रहा था कि भागफल और शेषफल बताइए, तो भागफल आएगा आपका x प्लस 4 और शेषफल आएगा आपका 2, तो बस यही दोनों आपके आंसर जो है वो हो जाएंगे। आसान से प्रश्न है। नव प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 10,000 रुपए का, 10,000 है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 जीरो है, इसका 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना था। अब आप एक बार चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकाल लीजिए, उनका डिफरेंस कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर P की वैल्यू, मूलधन की वैल्यू दे रखी है 10,000, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 10,000। फिर इस तरीके से आपको लिखना होता है, आर यानी कि दर की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, कितना 10%, और उसके बाद जो समय दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 2 वर्ष। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे पीआरटी अपॉन 100 वाला, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी की वैल्यू है 10,000 यानी कि मूलधन, फिर गुणे दर, दर की वैल्यू आपकी जो है वो 10, और गुणे समय जो है आपका है 2 वर्ष यानी कि गुणे 2, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 दोनों काट देंगे, 100 को 10 से गुणा करेंगे 1,000 और इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आपका जो है वो रुपए में आ जाएगा। अब आप निकालेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या होता है, सी आई बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, और माइनस आपका मूलधन भी होता है ना, तो माइनस पी आप कर देंगे, तो इसको ब्रैकेट बंद करते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, पी की वैल्यू रखेंगे तो आपकी 10,000, 1 प्लस आर अपॉन 100 करेंगे, आर की वैल्यू 10 दे रखी थी तो 1 प्लस 10 बटे 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो आपका 11 बटे 10 आएगा यहाँ से, तो हम डायरेक्ट 11 बटे 10 यहाँ पे लिख रहे हैं, गुणे 11 बटे 10, और माइनस आपका जो है वो 10,000, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों जीरो से आप ये दोनों जीरो काट सकते हैं, 100 गुणे 11 करेंगे तो ये आपका आएगा 121, 11 ग्राम में 121 होता है ना, तो 121 और डबल जीरो माइनस यहाँ पर आप करेंगे तो 10,000, और 2100 में से 10,000 घटाएंगे तो 2100 आपका यहाँ पर निकल करके आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ऊपर साधारण ब्याज निकल कर आया था 2,000 और ये निकल करके आया आपका 2100 यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रश्न में क्या कह रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे तो 100 रुपए निकल के आ जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज है और 2,000 रुपए साधारण ब्याज है, घटाएंगे तो कितना आएगा अंतर, 100 रुपए आपका आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो हमने डायरेक्ट ही माइनस यहाँ 10,000 लिख दिया है, ये आपका मिसधन माइनस मूलधन करते हैं ना बाद में, हमने तो उसको डायरेक्ट ही लिख लिया, बाकी आप वो पूरा प्रोसीजर करके भी जो है वो करके दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 इसका गुणनखंड आपको बताना था। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है आप ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस
जब भी ब्रैकेट लगा होता है और आपका माइनस बाहर होता है, जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो ए, ये जो अंदर माइनस लिखा हुआ है ये आपका प्लस में हो जाएगा और 1/a। अब ये जो x बाहर दे रखा है ये हम ब्रैकेट खोलने के साथ साथ x को गुणा भी करेंगे। तो यहां पर गुणा जब करेंगे तो a के साथ गुणा करेंगे तो ax हो जाएगा, माइनस 1/a में गुणा करेंगे तो ये माइनस नहीं, ये प्लस हो गया क्योंकि ब्रैकेट खोलने के बाद। तो ये आपका x और बटे में आपका a, और माइनस का 1 जो आपका बाहर था वो वैसे ही है। इतना आपको समझ में आया? केवल हमने x को अंदर गुणा किया है और ये जो माइनस है ये अंदर गुणा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और x दोनों में आ गया। अब देखिए यहां पर हमको कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे? दोनों में देखिए x कॉमन है, x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, दो को थे स्क्वायर तो एक x बचेगा, माइनस यहां से कॉमन लेंगे x ही तो यहाँ पर केवल a बचेगा तो x माइनस a हो गया। अब यहाँ पर देखिए x माइनस a हमें यहाँ भी बनाना होगा, तो इस स्थिति में हमें इस एक को a बनाना है। अब a बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? a क्यों बनाना है आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वही वैल्यू हमें आगे भी चाहिए होती है, तभी दोनों जो कॉमन होती है हम उसको उठा लेते हैं। तो हमको ये a यहाँ पर बनाना है और यहाँ पर a बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि a को बटे में और गुणे में दोनों में गुणा करते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जब इस प्रकार से गुणा करते हैं तो अगर ऊपर नीचे हम काटते हैं तो वो वैल्यू वापस से वही बन जाती है। ऐसा नहीं कि हमारा जो बना है हमने गुणा कर दिया। जो भी हम जब भी गुणा करते हैं तो हमेशा उसको रिवर्स करने में वो वैल्यू पहले वाली प्राप्त हो जानी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक को यहाँ पर लिख सकते हैं a गुण a बटे a के फॉर्म में। तो हम एक को क्या लिख सकते हैं, a बटे a के फॉर्म में। अब यहां से अब जब कॉमन लेंगे तो देखिए क्या कॉमन लेंगे, एक बटे a दोनों में ही आ रहा है तो हम माइनस की वैल्यू चाहिए तो हम माइनस तो हटाएंगे नहीं, तो प्लस का एक बटे a कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर एक बटे a कॉमन लिया तो केवल x बचेगा, यहाँ पर माइनस आपका था तो माइनस ही रहेगा और यहाँ पर a बचेगा। अब देखिए x माइनस a यहाँ भी, x माइनस a यहाँ भी, तो एक्चुअल में यही दोनों चीजें हमें समान करनी होती हैं ताकि हम प्रश्न के अकॉर्डिंग गुणनखंड जो है उसमें प्राप्त कर सकें। तो हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे, दो वैल्यू आपकी x, ये प्लस वन अपॉन a जो है इसको अलग कर लेंगे और x माइनस a को अलग कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, x प्लस वन अपॉन a, x माइनस a। तो ये दो जिसका आंसर है वो बिल्कुल सही है। लास्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि चित्र में ए बी जो आपका है ये वृत्त के पी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा आप देख रहे हैं, क्यू पी आर जो है इसकी वैल्यू आपको 80 डिग्री दे रखी है, पी आर क्यू की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, तो आर पी बी का मान जो है वो बताना है आपको क्या होगा, यानी कि ये बाहर वाली वैल्यू आपको बतानी है। इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ये देखना है कि स्पर्श रेखा से या तो 90 डिग्री कोई कोण बन रहा होगा, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए तो एक त्रिभुज आपका बन रहा है और त्रिभुज में दो मान दे रखे हैं, तीसरा मान नहीं दे रखा है। तो ये 80 है, ये 30 है, तो तीसरा मान कितना होगा, तो 8 9 10 11, तो बचा आपका 70। तो ये मान आपका 70 डिग्री जो है वो यहाँ से निकल करके आ जाएगा। जब ये 70 आएगा तो ये जो बाहर वाला कोण है ये एकांतर कोण होते हैं, तो ये भी आपका 70 ही कोण होगा, यानी आपका आरपीबी का मान 70 आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है इसे निकाल सकते हैं। तो ये सभी हमारे अति लघु हो गए। लघु को हम अलग से देखेंगे क्योंकि इन प्रश्नों को करने के लिए अलग से जगह चाहिए होगी। थोड़ा बहुत सॉल्यूशन में उसी में आपको समझ नहीं आएगा तो इसको हम अलग से भी आपको करा देंगे। तो यही था हमारे इस ओवरऑल सॉल्यूशन में। इतने में से कितने प्रश्न आपके सही रहे कमेंट में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।